Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to start a new chapter for class 10th economics, money and credit. As we all know that money is the most important part of a person's life at present. We can find out the thousands of ways by which we are using the money. कई सारे तरीके पता है हमें जिसके लिए हम मनी का यूज़ करते हैं. तो ज़रा आप सोचिए, ज़रा आप देखिए अपने आसपास कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मनी का ज़्यादा यूज़ करते हैं. सबसे मेन चीज़, जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो मनी का यूज़ करते हैं. When we are enjoying any of the services or using any of the services, we are charged fee there. तो इस तरीके से मनी के बहुत सारे यूज़ होते हैं. लेकिन एक वो समय भी था जब पैसे नहीं होते थे, बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम को जरा हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. वर्ड सिस्टम समझाने से पहले मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूं. सपोज एक पर्सन है, बार्टर सिस्टम का टाइम चल रहा है, एक पर्सन है, ही वॉन्ट्स टू परचेज अ बफेलो. वो एक बफेलो खरीदना चाहता है एंड वॉन्ट टू सेल हिज वीट, और वीट बेचना चाहता है. तो उसका मतलब वीट काफी क्वांटिटी में होंगे उसके पास, बफेलो खरीदना चाहता है. अब ये काम है उसका. इसका मतलब अब उसे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो बफेलो बेचना चाहता हो और वीट खरीदना चाहता हो. सिंपल सी बात है. ये ट्रांजैक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों के डिमांड और नीड्स मैच करें. इससे हम कहते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट. दोहरे इत्तेफाक होना जरूरी है. डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट. व्हेन इसकी डिफाइन अगर आपसे कोई पूछे, वैसे बहुत कम बच्चे इसकी डिफाइन बता पाते हैं प्रॉपर तरीके से. तो इसकी बेसिक डिफाइन ये है कि व्हेन द बायर्स एंड सेलर both are satisfied with their products, known as double coincidence of want. जब बायर और सेलर दोनों ही दूसरे के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हैं, when the buyer and seller are satisfied with both with each other products to exchange, is known as double coincidence of want. ऐसा बहुत कम पॉसिबल था उस समय, बहुत कम पॉसिबल था. तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए एक नया तरीका लाया गया था जिसे हम कहते हैं करेंसी. सोचो, वो पर्सन जो वीट बेचकर बफेलो खरीदना चाहता है, नाउ अगर इस बीच में अगर करेंसी होती, ही कैन सेल द वीट वेयर एवर ही वांट. जहां वो चाहे वो बेच सकता था, उसके बदले उसे पैसे मिल जाते, और उन पैसों से वो किसी से ही बफेलो खरीद सकता था जो बफेलो बेचना चाहता है. तो एक्सचेंज हुआ सामान, और एक्सचेंज के बीच में जहां डबल कोइंसिडेंस था, उसके अब क्या गया? मनी. इसीलिए मनी को हम क्या कहते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है मनी को. तो इस तरीके से मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया गया. तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एंड क्रेडिट. अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. तो इसी से रिलेटेड एक नई चीज आती है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी. लेकिन अब करेंसी के हम पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं. याद होगा, एक वो जमाना हुआ करता था जब करेंसीज जो थी वो गोल्ड में या सिल्वर्स में हुआ करती थी, या उससे पहले दौर में बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम की एक परेशानी और थी. एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट थी, एक परेशानी और थी कि उसमें कई सारी कम्युनिटीज को डिवाइड नहीं कर सकते थे. बफेलो चाहिए तो आधी काट के थोड़ी दे सकते थे, ठीक है. तो इस तरीके से परेशानी थी. उसके बाद करेंसीज जो आई वो बेसिकली प्रीशियस कॉइन्स के तौर पे आई, गोल्ड और सिल्वर के, जिनकी खुद की कोई वैल्यू होती थी. और किंग उनको चलाना बंद भी कर देता था तो वो गोल्ड अपनी वैल्यू पे चलता था. लेकिन मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो मनी आए हैं जिसमें पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स हैं,
वो तभी तक वैलिड है जब तक गवर्नमेंट ने उसे वैलिड बना रखा है। 3 साल पहले की अगर आप कंडीशन देखेंगे, 3 4 साल पहले, तो जो करेंसी चलती थी आज वो नहीं चलती यहाँ पर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया था। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी जिसमें काफी ज्यादा नोट्स और कॉइन्स हैं, आखिर हम उसे तब भी इतना यूज क्यों करते हैं जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है? सोचिए, पुराना 1000 का नोट अगर आपके पास है तो आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन तब भी हम ऐसी करेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आज चल रही है, जिसका कोई भविष्य नहीं है। अब क्या उसे 1000 को आप 1000 में चला सकते हैं? कभी नहीं चला सकते। तो आज भी हम उसे एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? उस करेंसी को नहीं, बल्कि आज भी हम इस पेपर करेंसी को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ फैक्ट्स अवेलेबल हैं, कुछ चीजें हैं। जैसे सबसे पहली चीज, हमारे देश की जो करेंसी है, इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके किसके पास अथॉरिटी है इस चीज की? गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट ने हमें गारंटी दी है इस चीज की कि ये करेंसी चलेगी ही। पहला पॉइंट, करेंसी छापने का केवल अधिकार किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। कोई भी सिटीजन करेंसी नहीं छाप सकता, वो गैर कानूनी होगा। तो इसका मतलब कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर हम यूपी में चलेंगे तो भी उतनी होगी, चाहे हम कन्याकुमारी चलेंगे तो भी वैल्यू वही होगी। करेंसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, गारंटी है ये गवर्नमेंट की कि अपनी करेंसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। 2000 का नोट की सेकेंड हैंड हो गया तो भाई 2000 में नहीं चलेगा, 1500 में चलेगा, ऐसा नहीं होगा। चलेगा उतने में ही, चाहे वो कितना भी हैंड क्यों ना हो जाए। कोई भी नहीं छाप सकता। और तीसरा पॉइंट, कोई भी मनी के ट्रांजैक्शंस को लेने देने से मना नहीं कर सकता है। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, इंडियन का जो करेंसी आपके यहाँ पे चलती है वो भी आपके यहाँ का है, तो वो उस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता, उसे गैर कानूनी माना जाता है। अगर कोई भी शॉपकीपर आपसे कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड दो उसके बदले, तो आप केस कर दोगे तो वो अरेस्ट हो जाएगा। कोई भी मना नहीं कर सकता। इसी वजह से ये करेंसी जो है पूरे देश में वाइडली यूज होती है और कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। लेने से मना क्या करता है? गिरते उठा लेता है इंसान, सीधी सी बात है। क्योंकि चलेगी ये, आपसे तेज चलेगी ये। तो ये था। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, डिमांड डिपॉजिट्स। अब जरा खुद सोचिए कि अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं और आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपीस है, चाहता हूं कि इससे ज़्यादा ही हो आपकी, तो ज़रा आप एक एस्टिमेट करो कि वो पैसे आपके पास एक दिन में आ गए तो क्या हाथ में रख के घूमोगे आप? कंडीशन ऐसी नहीं है आजकल। घर में रखोगे, कंडीशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो क्या करते हैं ज़्यादातर लोग? मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर सैलरीड पीपल। बहुत सारे लोग हमारे देश में जो है वो ज़्यादातर सैलरी पे काम करते हैं। और वो पर्सन जो सैलरी पे काम कर रहे हैं ना, वो मंथ के एक दिन उनके पास टोटल इनकम आती है, और वो टोटल इनकम जो होती है उसे वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि सेफ रहेगा, वो उसको कोई ले नहीं सकता आपसे। दूसरा फायदा, यू विल ऑल्सो गेट इंटरेस्ट ऑन इट, उस पर आपको ब्याज भी मिलेगी। और तीसरा फायदा क्या होगा कि आप उस पैसे को जब चाहें तब यूज कर सकते हैं। आपका वो डिपॉजिट आपकी डिमांड के हिसाब से यूज किया जाएगा। इसी को कहते हैं हम डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में जैसे आपको कहीं से हमें कोई सामान लेना है, वी वांट टू परचेज अलमीरा फ्रॉम एनी ऑफ द मार्केट। हम बैंक से पैसे निकालो, अलमीरा वाले को दो, सामान ले लो। बैंक वाला मना थोड़ी कर देगा, नहीं दे रहा मैं पैसे, जाओ आप यहां से। इसी को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब इस डिमांड डिपॉजिट में जो ओरिजिनल करेंसी थी उसकी जगह आज एक नई चीज ने ली है, जिसे हम कहते हैं चेक। चेक क्या होता है? एक पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक पर्सन अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करने के लिए यूज करता है, दूसरे बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करने को या किसी और को पेमेंट करने के लिए। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रांजैक्शन इन द वर्ल्ड। सेफेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने उस अलमीरा वाले को पैसे दे दिए, कल वो कह दे भाई साहब मुझे कोई पैसे नहीं दिए आपने, कोई प्रूफ है? लेकिन अगर आपने चेक दिया है, दैट मींस ही हैड टू डिपॉजिट दैट चेक इन हिज बैंक अकाउंट, और आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होंगे, दैट मींस यू हैड अ प्रूफ देयर।
तो इसीलिए कहते हैं कि चेक ट्रांजैक्शंस एक वैलिड है, एक ब्लैक मनी को नहीं आने देता बीच में। तो चेक क्या है? चेक एक पेपर इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन हुज नेम इज द चेक हैज बीन इश्यूड। इस पर्सन जिसके नाम पर यह चेक इशू किया गया है उसके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाए, ये कहलाता है चेक। ये भी हमारा डिमांड डिपॉजिट में ही यूज किया जाता है। तो इसके साथ मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब इसके साथ साथ हम आजकल बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। आज हम चेक के अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं। आजकल तो बहुत सारे पेमेंट मेथड आ चुके हैं, पेटीएम आ चुका है, गूगल पे आ चुका है। देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी आर यूजिंग द बैंक मनी डिमांड डिपॉजिट इन अ डिफरेंट वे। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, अदरवाइज यू विल कीप ऑन फॉरवर्डिंग द वीडियो। इतना समझना अच्छी तरीके से। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, remaining part of the chapter. Till then, goodbye.